हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी IQ टैब। सो बेसिकली इस पर्टिकुलर सीरीज़ में हम न्यूज़पेपर को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं उन सबको हम डिस्कस करते हैं एंड एवरी सिंगल थिंग जो एक पर्टिकुलर डे के न्यूज़पेपर के अंदर होता है उन सब चीज़ों को हम यहाँ पर स्ट्रेटेजिकली एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करने की कोशिश करते हैं। सो आज के इस डिस्कशन में हम 29 अगस्त का द इंडियन एक्सप्रेस प्लस द हिंदू दोनों को कंबाइन करके जितने भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ आर्टिकल्स आए हैं उन सबको हम एक साथ डिस्कस करने वाले हैं। ऑल द न्यूज़ आइटम्स बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो भी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एग्जामिनेशन में हमें वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करते हैं और एक अच्छे तरीके से हमें प्रीलिम्स के लिए आगे की तरफ तैयार कर सकते हैं। हम उनको इंडिविजुअली देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि जब ओलंपिक्स फिनिश हो जाता है उसके बाद उनका जो इक्विपमेंट्स वगैरह होते हैं उनका क्या होता है एग्जैक्टली, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से किया जाता है। देखो, हर ओलंपिक्स के बाद एक पैरालंपिक्स होता है जो अभी स्टार्ट होने वाला है। नो ऑब्वियसली ओलंपिक्स और पैरालंपिक्स के फिनिश हो जाने के बाद एग्जैक्टली क्या होगा उन वेन्यूज़ का जो स्टेडियम्स बनाए गए थे, क्या होगा उन इक्विपमेंट्स का जो इक्विपमेंट्स इस्तेमाल किए गए थे उन स्पोर्ट्स में, गेम्स में, यही क्वेश्चन हर बार उठता है। देखो, पेरिस 2024 के जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने ये बताया है कि जितने भी इक्विपमेंट्स स्टेडियम्स उन लोगों ने इस्तेमाल किए थे उसमें से 75% से ज़्यादा जो स्टेडियम्स है, इक्विपमेंट्स हैं, उनको फिर से एक बार कहीं ना कहीं रीयूज़ किया जाएगा। मतलब देखो, ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन आइटम्स इस्तेमाल किया गया था, मतलब ऑलमोस्ट 12 लाख आइटम्स का इस्तेमाल किया गया था। उसमें से 75% आइटम्स जो है उनको फिर से कहीं ना कहीं रीयूज़ किया जाएगा अलग अलग इवेंट्स में, अलग अलग तरीक़ों से। और बहुत सारे इवेंट्स के लिए जो इक्विपमेंट्स मंगाए जाते हैं वो हमेशा लीज़ किए जाते हैं, मतलब कि रेंट पे लिए जाते हैं। तो क्या होता है, जब ऑर्गेनाइजेशन फिनिश हो जाती है, जब एक पर्टिकुलर इवेंट फिनिश हो जाता है तो उनको रिटर्न कर दिया जाता है, राइट। तो दो चीज़ें हो गई आपको, या तो उसको रीयूज़ किया जाएगा और या फिर अगर उस पर्टिकुलर चीज़ को लीज पे लिया गया है यानी कि रेंट पे लिया गया है तो उसको वापस कर दिया जाएगा। नाउ कुछ चीज़ें जैसे कि टेम्प्रेरी सैंड वगैरह का इस्तेमाल होता है, जैसे आपने बीच वॉलीबॉल देखा होगा, वहाँ पर टेम्प्रेरी सैंड का इस्तेमाल होता है ना। वो ये जो पर्टिकुलर चीज़ें हैं उनको उस पर्टिकुलर सैंड को उठा करके फ्रांस की अलग अलग जगहों पर स्पोर्ट्स के पिचेस बनाए जाएंगे सो दैट ओलंपिक्स लेवल के स्पोर्ट्स पिचेस हो सके, सो दैट आने वाली जनरेशन जो है वहाँ पर अपनी तैयारी और ज़्यादा स्ट्रांगली कर सके, इस तरीके से अपने रिसोर्सेज को और ज़्यादा सस्टेनेबली इस्तेमाल कर सकें। ना कुछ चीज़ें होती हैं जिसको परचेज किया जाता है, जो खरीदा जाता है ना, उन पर्टिकुलर चीज़ को क्या करते हैं, डोनेट कर दिया जाता है फ्रेंच स्पोर्ट्स मूवमेंट को, मतलब जो स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन है फ्रांस का, उनको डोनेट कर देते हैं वंस अगेन, ताकि फ्रांस के अंदर स्पोर्ट्स की, फिजिकल एक्टिविटीज़ की जो बेसिकली एक रेस है, बेसिकली जो एक कमिटमेंट है, उसको और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग किया जा सके। इसके अलावा कुछ पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको पूरे के पूरे फ्रांस में रीडिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, जैसे कि कुछ स्कूल्स में दे देते हैं, कुछ क्लब्स में, म्यूनसिपैलिटीज़ में, सो दैट वंस अगेन ओलंपिक्स लेवल की जो स्टेडियम्स हैं, ग्राउंड्स हैं, राइट, इक्विपमेंट्स हैं, वो उनको मिल सके और जो आने वाली जनरेशन है वो उनके साथ प्रैक्टिस कर सके, सो दैट आने वाले ओलंपिक्स में और बेटर कर सके, राइट। एक इसका एम ये भी है कि हम जब रीयूज़ करते हैं या फिर इक्विपमेंट्स को डोनेट करते हैं तो हम वेस्ट क्रिएट नहीं कर रहे हैं, रादर हम वेस्ट को मिनिमाइज़ कर रहे हैं और साथ ही साथ हम सोसाइटल गुड के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं, बिकॉज हम आने वाली जनरेशन को एक न्यू होप दे रहे हैं, कुछ न्यू इक्विपमेंट्स दे रहे हैं, राइट, जो उनको स्पोर्ट्स की तरफ प्रेरित करेंगे, उनको आगे लेके जाएंगे। मतलब सिर्फ उस पर्टिकुलर इवेंट के लिए उस चीज़ को इस्तेमाल ना करके हम उसको लार्जर सोसाइटल गुड के लिए इस्तेमाल करते हैं। इक्विपमेंट के बाद भी देखो, बहुत सारे गेम्स ऐसे होते हैं जैसे यूनिफॉर्म्स हो गए, फ्लैग्स हो गए, तो उन बहुत सारी चीज़ों को सोल्ड कर दिया जाता है, मतलब बेच दिया जाता है। इससे क्या होता है, कमर्शियल डायमेंशन आता है। तो जो फ्रांस गवर्नमेंट ने जो पैसा खर्च किया है ओलंपिक्स के ऊपर, कुछ पैसा उसमें से रिकवर हो जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग तरीक़ों से इस पर्टिकुलर इक्विपमेंट्स का, स्टेडियम्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको पहली चीज़ समझ आ गई। तो लेट्स टॉक अबाउट द सेकंड वन, जहाँ हम ओरकास के बारे में बात करते हैं। तो ओरकास एग्जैक्टली क्या है? ओरकास बेसिकली वेल्स होते हैं। वेल्स को भी एक टाइप के किलर वेल्स होते हैं जो बहुत ही अटैकिंग टाइप के वेल्स होते हैं। तो ऐसा देखा गया है कि स्पेन के कोस्ट के आसपास में, स्पेशली जो आइबेरियन पेनिनसुला है उसके आसपास में जो ओरकास वेल्स हैं, उन्होंने बहुत सारे बोट्स पर अटैक कर दिया है। जो छोटे वाले बोट्स होते हैं ना, उनके ऊपर अटैक किया। और ये अटैक कोई ऐसा वन ऑफ अटैक नहीं है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक या दो बार हुआ है, रादर ये लगातार एक पैटर्न बन गया है, जिसके कारण स्पेन के आसपास की कोस्ट में अगर कोई भी सेलर जा रहा होता है तो उसको काफ़ी ज़्यादा कंसर्न्स होते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ के कि हो सकता है कि ओरका वेल हमारे बोट पर अटैक कर दे। बट द क्वेश्चन इज, वेल्स अचानक से बोट्स पर क्यों अटैक करने लग गए? तो जब रिसर्चर्स वहाँ पर गए, उन्होंने जब इस चीज़ को पता लगाने की कोशिश की तो उनको एक हाइपोथेसिस उन्होंने ये दिया है कि हो सकता है कि ओरकास जो है वो बोट पर अटैक करके हंटिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा बेटर कर रहे हो। मतलब ऑल्दो देखो, वेल्स हंट करते हैं स्मॉलर फिशेस का, बड़ी वेल्स हंट करती है स्मॉलर वेल्स का, मतलब जो एक्वेटिक एनिमल्स का उन्हीं का हंट करती हैं। बट बिकॉज ऑब्वियसली उनके पास प्रैक्टिस ग्राउंड नहीं है, सो वो लोग कहीं ना कहीं बोट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी हंटिंग टेक्निक्स को और ज़्यादा बेटर करने के लिए।
और ऐसा ही माना जा रहा है जहाँ पर एक छोटा ओरका होता है, मतलब छोटा ओरका वेल होता है, उसके साथ में एक अडल्ट ओरका वेल भी होता है। तो शायद ऐसा हो सकता है कि जो अडल्ट ओरकाज हैं वो ट्रेन कर रहे हो यंगर वंस को। किस तरीके से? बोट्स पर अटैक करके उनका हंटिंग बिहेवियर को मिमिक करने की कोशिश कर रहे हैं, कॉपी करने की कोशिश कर रहे हैं ना। ओरका वेल्स जो होते हैं वो अपने इंटेलिजेंस के लिए जाने जाते हैं, वो अपने कॉम्प्लेक्स सोशल स्ट्रक्चर के लिए जाने जाते हैं। वो लोग एक दूसरे को देख करके चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। और यही जो रेपिटेटिव नेचर होती है अटैक्स की, जो लगातार अटैक करते हैं, उसके कारण एक बिहेवियरल अडेप्टेशन आता है। ये कोई रैंडम इंसिडेंट्स नहीं है, ज़्यादातर वो अपने बिहेवियर के अंदर इस चीज़ को लेकर आते जा रहे हैं कि उनको प्रैक्टिस करनी है बोर्ड्स के ऊपर एंड देन फाइनली एक्वेटिक सिस्टम में उसको एग्जीक्यूट करना है। तो क्वेश्चन कम्स, इसमें यूपीएससी किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है? तो अगर पिछले कुछ सालों के आप क्वेश्चन पेपर को एनालाइज करेंगे तो यूपीएससी हैज़ बीन आस्किंग अ क्वेश्चन ऑन एनिमल बिहेवियर्स। जैसे एक बार एक क्वेश्चन आया था कि कौन सा ऐसा एनिमल है जो एक स्टिक का इस्तेमाल कर सकता है एंड्स को निकालने के लिए। देन देयर वाज अ क्वेश्चन कि कौन सा पर्टिकुलर एक ऐसा बर्ड है जो कि अपनी बीक से फिश को पकड़ सकता है। सो द क्वेश्चन कम्स एनिमल बिहेवियर के अराउंड क्वेश्चन आता है। तो वंस अगेन देयर कैन बी ए क्वेश्चन कि कौन सा ऐसा एनिमल है या फिर एक्वेटिक एनिमल है जो कि बोट्स पर अटैक करके अपने हंटिंग स्किल्स को और ज़्यादा बेटर कर रहा है। द आंसर विल बी ओरकास। ठीक है, सो उम्मीद करता हूँ आपको ये चीज़ प्रॉपर्ली समझ आ गई। लेट्स टॉक अबाउट इसरो। इसरो का जो गगनयान मिशन है उसके बारे में बात करते हैं, जिसके लिए वो लोग ह्यूमनॉइड क्रिएट कर रहे हैं। ह्यूमनॉइड का मतलब क्या होता है? ह्यूमनॉइड का मतलब होता है हाफ ह्यूमनॉइड्स, मतलब हाफ ह्यूमंस। ये बेसिकली इस तरीके से रोबोट्स डिजाइन किए जाते हैं जो कि ह्यूमंस को रिजेंबल कर सके। उसका नाम क्या है? व्योमित्रा। बेसिकली हमारा इसरो जो है वो एक ह्यूमनॉइड बना रहा है जिसका नाम है व्योमित्रा। एम क्या है? एम ये है कि आने वाला जो मिशन है जो 2025 में जाने वाला है, ये एक अनक्रूड मिशन जाने वाला है। अनक्रूड मतलब कोई पर्सन उसमें नहीं जाएगा, पहले उसमें सिर्फ और सिर्फ व्योमित्रा को भेजा जाएगा। और व्योमित्रा का स्कल जो है, मतलब जो उनका सिर है, उसके ऊपर स्पेसिफिकली बहुत ज़्यादा काम किया गया है सो दैट उनको स्पेस ट्रैवल के चैलेंजेस के हिसाब से बनाया जा सके। सो दैट ऐसा ना हो कि रास्ते के अंदर ही वो डिफॉर्म हो जाए या फिर डिस्ट्रॉय हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। दैट शुड बी वेरी वेरी अडेप्टेबल, बहुत अडेप्टिव होना चाहिए, बहुत ज़्यादा केपेबल होना चाहिए ताकि वो स्पेस ट्रैवल को पूरी तरीके से सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाए। नाउ जो व्योमित्रा है उसके पास एक मूवेबल हेड है, मतलब जो ऐसा हेड है जो मूव कर सकता है जस्ट लाइक ह्यूमंस। उसके आर्म्स है, टॉर्सोज है, लेग्स है, लेकिन ऑब्वियसली उसकी लोअर बॉडी नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बिकॉज ये हाफ ह्यूमनॉइड है, हाफ ह्यूमन है। इसके अलावा इसका काम क्या होगा? ऐसे जो रोबोट्स होते हैं उनका बेसिकली काम होता है स्पेस में जाकर के कुछ ऐसे रेपिटेटिव या फिर डेंजरस टास्क करने जो कि ह्यूमन एस्ट्रोनॉट्स के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लो जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है राइट नाउ। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की अगर बात करूँ, कभी कभी बाहर की तरफ माल फंक्शन होने के कारण जो एक एस्ट्रोनॉट होता है उसको बाहर जाकर के इसको प्रॉपरली ठीक करना होता है। नो, ऐसे चीज़ों को ह्यूमंस अगर हम चाहें तो अवॉइड कर सकते हैं। ऐसी चीज़ों के लिए हम रोबोट्स को भेज सकते हैं सो दैट रोबोट्स ऐसे इक्विपमेंट्स को ठीक कर सके, माल फंक्शन को, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। राइट, इन्हीं चीज़ों के लिए इन रोबोट्स का बेसिकली इस्तेमाल होता है। नाउ व्योमित्रा को इस पर्टिकुलर मिशन में भेजने का मेन एम ये है कि हम इस चीज़ को शो कर पाएँ, डेमोन्स्ट्रेट कर पाएँ कि जो ह्यूमन फ्लाइट कैपेबिलिटीज है इस पर्टिकुलर मिशन की, वो सही तरीके से आगे बढ़ रही हैं। एक कंट्रोल्ड और अनमैन्ड एनवायरनमेंट में भी हम बेसिकली अपने रोबोट को सही सलामत भेज करके वापस लेके आ पा रहे हैं। इससे क्या होगा? ह्यूमंस किस टाइप के चैलेंजेस फेस कर सकते हैं स्पेस में, वो सारी चीज़ों का हमें मालूम चल जाएगा और उसके ऊपर हम और ज़्यादा काम कर सकते हैं। नाउ ये जो ह्यूमनॉइड है ये हेल्प करेगा टू असेस कि किस तरीके से स्पेस की जो कंडीशन है वो अफेक्ट करते हैं ह्यूमन बॉडी को, सो दैट आने वाले टाइम में जो भी हम स्पेस मिशंस भेजेंगे जिसमें मैन इन्वॉल्व है, उन चीज़ों को हम बेटर तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं, उन चीज़ों के लिए बेटर तरीके से हम प्लान कर सकते हैं। नाउ जो व्योमित्रा का स्कल है उसका डिज़ाइन किस तरीके से? देखो, इस पर्टिकुलर स्कल को बेसिकली एल्यूमिनियम ऑलॉय से बनाया गया है जो कि हाईली फ्लेक्सिबल होता है, तभी वो रोटेट कर सकता है, काफ़ी लाइट वेट का होता है और हीट रेजिस्टेंट होता है। तो अगर किसी कारण से अचानक से गर्मी बढ़ भी जाती है तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट यहाँ पर इस पर्टिकुलर व्योमित्रा के ऊपर नहीं आएगा। सेकेंड, ये पर्टिकुलर जो स्कल है वो हार्श कंडीशंस को भी यहाँ पर कहीं ना कहीं सर्वाइव कर सकता है। जैसे कि मान लो जिस टाइम एक रॉकेट वो मूव करता है तो उस टाइम एक्सट्रीम वाइब्रेशन फील होती है उस पर्टिकुलर रॉकेट के अंदर में, एक्सट्रीम लोड्स फील होते हैं, तो उन चीज़ों को ये बेसिकली कहीं ना कहीं विथस्टैंड कर सकता है। इसके अलावा अलॉय जो है वो इतना स्ट्रांग होता है कि जो स्कल है वो किसी भी टाइप का परमानेंट डिफॉर्मेशन को पूरी तरीके से अवॉइड कर सकता है। जो भी प्रॉब्लम्स बेसिकली उस पर्टिकुलर स्कल के ऊपर आएंगी उस पर्टिकुलर चीज़ों को वो संभाल सकता है। राइट, इसके अलावा जो स्कल है उसको बनाया कैसे गया है? तो 3D प्रिंटिंग के टेक्निक से बनाया गया है जिसको हम एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग का प्रोसेस भी बोलते हैं। इस पर्टिकुलर तरीके से एक लैटिस स्ट्रक्चर के थ्रू इस पर्टिकुलर स्कल को बनाया गया है जो कि एक लाइट वेट भी है और ड्यूरेबल भी है।
इसके अलावा व्यू मित्रा का जो डेवलपमेंट है ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो सकता है इसरो के लिए, बिकॉज वो आने वाले टाइम में इंडिया की कैपेबिलिटी को शो कर रहा है। एक तरफ तो स्पेस रोबोटिक्स में हमने ऐसा रोबोट बनाया है जो कि स्पेस में जाकर ह्यूमन से काम कर सकता है, और साथ ही साथ ह्यूमन सिमुलेशन फॉर स्पेस एक्सप्लोरेशन में भी कि ह्यूमंस किस तरीके से अफेक्ट हो सकते हैं स्पेस कंडीशन से, उन चीज़ों को बेसिकली हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं और उनके ऊपर फर्दर काम कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ ये चीज़ आपको प्रॉपर्ली समझ आ गई है। तो लेट्स टॉक अबाउट वुमेन सेफ्टी के ऊपर, वुमेन जस्टिस के ऊपर और किस टाइप के इश्यूज़ यहाँ पर हो रहे हैं। देखो, एक तरफ देख रहे हैं कि इंडिया के अंदर रिपीटेड पैटर्न्स हो रहे हैं वुमेन वायलेंस के। दिल्ली का आप एग्जांपल ले लो, 2012 में निर्भया रेप केस हुआ था, कठुआ में 2018 में, हाथरस में 2020 में। ये सब शो करते हैं कि मल्टीपल इंसिडेंट्स हो रहे हैं। हम लगातार एज अ सोसाइटी फेल हो रहे हैं, हम लगातार ऐसे इंसिडेंट्स देख रहे हैं, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू टेक अ प्रॉपर स्टेप अगेंस्ट इट। हम देखते हैं कि वुमेन्स के अगेंस्ट ब्रुटैलिटी होती है, बहुत सारा पब्लिक का आउटरीच होता है, प्रोटेस्ट होता है, लेकिन फिर से प्रॉब्लम वही की वही रह जाती है, स्टेटस को पे आ जाता है, फिर से कुछ प्रॉब्लम होता है, एंड वंस अगेन अ गर्ल लूजेस हर ह्यूमिलिटी, हर डिग्निटी, हर लाइफ, और तब जाकर हम फिर से एक बार पब्लिक आउटक्राई स्टार्ट करते हैं, बट फिर भी कोई कॉन्क्रीट स्टेप नहीं लिया जाता। हर इंसिडेंट जो ऐसा होता है वो हमें एक ग्रिम रिमाइंडर शो करता है, एक बहुत बुरा रिमाइंडर शो करता है कि हमारे सिस्टम में अभी भी बहुत बड़ी इश्यूज़ हैं, स्पेशली जेंडर बेस्ड वायलेंसेस को लेकर के, और अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है, एक अर्जेंट ज़रूरत है सोसाइटल चेंज लाने की। क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, समझते हैं उस चीज़ को। सबसे पहले चीज़ तो अथॉरिटीज़ के द्वारा, सोशल इंस्टीट्यूशंस के द्वारा रिस्पॉन्सेस एडिक्वेट नहीं होते हैं, बहुत ही शॉर्ट टर्म होते हैं। जब ऐसा कोई इंसिडेंट होता है तो उस टाइम सब बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाते हैं, बट कुछ दिनों बाद सब शांत हो जाते हैं। उसके कारण जो विक्टिम्स हैं, विक्टिम की फैमिलीज़ हैं, उनको प्रोलॉन्ग सफरिंग फेस करनी पड़ती है, उनको बहुत बड़ी बहुत लंबे टाइम तक सफरिंग फेस करनी पड़ती है। सेकेंड, ये जो प्रॉब्लम्स हैं उनको अलग अलग तरीके से हैंडल किया जाता है बेस्ड ऑन कि लोगों ने किस तरीके से परसीव किया है। अगर लोगों ने प्रोटेस्ट बहुत अच्छे से किया है, बहुत ज़्यादा किया है, तो लोग उसके ऊपर बहुत सारे लॉज बना दिए जाते हैं, बट अगर पब्लिक ने आउटक्राई नहीं किया है, प्रोटेस्ट नहीं किया है, तो उसको भी कहीं ना कहीं साइड कर दिया जाता है। ये शो करता है कि हमारी जस्टिस डिलीवरी जो है वो बहुत ज़्यादा इनकन्सिस्टेंट हो गई है। अगर आप पॉलिटिकल फिगर्स को देखो, पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स को देखो, वो तो इन चीज़ों को पॉलिटिकल गेन के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो ये चीज़ें नहीं देखते कि इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है कि नहीं करना है, या फिर किस तरीके से करना है। रादर वो ये देखते हैं कि किस तरीके से हम लॉ एंड ऑर्डर का जो प्रॉब्लम है उसको अपने खुद के फायदे के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अभी देख लो, कोलकाता रेप केस इंसिडेंट में यहाँ पर कोलकाता, वेस्ट बंगाल की पूरी गवर्नमेंट यहाँ पर पॉलिटिकल गेम खेलने में लगी हुई है, राइट। इसके अलावा देखो, एक वॉलंटरी सबमिशन का प्रॉब्लम है। वॉलंटरी सबमिशन का सीधा सा मतलब है कि सारी की सारी जो प्रॉब्लम है वो हम जो अक्यूज्ड है, जिसने वो पर्टिकुलर इंसिडेंट किया है, उसको छोड़ करके हम विक्टिम को ब्लेम करने लग जाते हैं कि विक्टिम रात में बाहर क्यों निकली, विक्टिम ने छोटे कपड़े क्यों पहने हैं। द पॉइंट इज, दिस इज नॉट द फॉल्ट ऑफ हर, द फॉल्ट इज इन द नैरेटिव्स या फिर माइंडसेट ऑफ दोज पीपल जिन्होंने ये सब किया है। उन चीज़ों को रोकने की ज़रूरत है। रादर हम एक वॉलंटरी सबमिशन में जाते हैं कि जो अक्यूज्ड है उसको छोड़ करके हम जो विक्टिम है उसके पीछे पड़ जाते हैं, राइट। इसके अलावा अगर हम जुडिशरी की बात करें तो ऑल्दो जस्टिस को डिलीवर करना उसका काम है, लेकिन ये इतना स्लो है, इतना बायस्ड है कि कहीं ना कहीं उसकी तरफ भी हमारा लैक ऑफ ट्रस्ट चला गया है, हमें ट्रस्ट नहीं हो पा रहा उस पर प्रॉपरली। अगर हम सोशल सिस्टम की बात करें, जैसे मीडिया हो गई, पब्लिक ओपिनियन हो गया, ये सब ऑल्दो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं, बट ये बहुत शॉर्ट टर्म चीज़ें हैं, राइट। ये जिस तरीके का नैरेटिव शो करती है, जिस तरीके का नैरेटिव एक बिल्ड कर देती है, वो डबल एज स्वॉर्ड की तरह होता है। एक तरफ तो वो जस्टिस को लाने में हेल्प करता है, जैसा अभी कोलकाता में हो रहा है, बट वहीं दूसरी तरफ वो कहीं ना कहीं सेंसेशनलाइजेशन कर देता है, सेंसेशनलाइज कर देता है चीज़ों को, मतलब सिर्फ एक हवा में उड़ा के छोड़ देता है, फोकस को मिसप्लेस कर देता है। पॉलिटिक्स को देख लो, पॉलिटिकल चीज़ों में क्या होता है, ऐसा बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, बीजेपी वर्सेस ममता बनर्जी, यही चीज़ें मतलब फोर फ्रंट पे रहती हैं। मेन प्रॉब्लम इज वुमेन सेफ्टी, उसको कहीं ना कहीं लोग भूल जाते हैं और बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में लोग लग जाते हैं, तो जो फोकस है हमारा वो कहीं ना कहीं मिसप्लेस हो जाता है। सजेशंस क्या है फिर? सजेशन सबसे पहली चीज़ है कि हमें कॉम्प्रिहेंसिव रिफॉर्म्स करने होंगे, और सिर्फ लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स नहीं, सिर्फ लॉज बनाकर उसको रिफॉर्म्स करने की जरूरत नहीं है। अगर हमें सोसाइटी के अंदर चेंजेस लाने होंगे, हमें बेटर तरीके के एजुकेशन, बेटर सपोर्ट सिस्टम, बेटर टॉलरेंस, देखो जीरो टॉलरेंस लाने की जरूरत है। जो भी ऐसा वायलेंस क्रिएट कर रहा है ना, उसको एक एग्जाम्पल बनाओ, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी उसके अगेंस्ट लेकर आओ। ये शो करता है हमें एक ऐसा कल्चर बनाना होगा जहाँ पर वुमेन सेफ फील करे। ऐसा नहीं कि फोर्सफुली हम लॉज बना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, रादर एक ऐसा कल्चर बनाओ जहां वुमेन सेफ फील करे, वो अपने क्राइम्स को बिना किसी फियर या फिर बिना किसी जजमेंट के वो रिपोर्ट कर सके। हमारी पुलिस ऐसी बनाओ जो लॉज को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट कर पाए। जुडिशरी ऐसी बनाओ जो टाइम टू टाइम जस्टिस प्रोवाइड करे। एग्जीक्यूटिव ऐसे बनाओ कि जो प्रॉपर्ली टाइम टू टाइम ऐसे एग्जाम्पल सेट करे जो कि शो कर सके एग्जैक्टली कि किस तरीके से प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है। अगर ये चीज़ें होंगी तभी जाकर वुमेन एक सेफ कल्चर में रह पाएंगी, एक सेफ सोसाइटी में रह पाएंगी।
उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे आर्टिकल्स प्रॉपर्ली समझ आ गए हैं। अगर आपको कहीं पर भी कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट बॉक्सेस में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको इन पर्टिकुलर वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए लिंक पर जाकर के टेलीग्राम चैनल से इस पर्टिकुलर वीडियो के पीडीएफ को ले सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो एंड कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड कलीग के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।